नमस्कार, मैं सुरजीत। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन के करीब 85 दिन हो चुके हैं और हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। अब समझ गए होंगे किस लिए आए होंगे, रिपोर्टिंग करने के लिए, बाइट लेने के लिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पहले सवाल आया सबके मन में कि गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाया जा रहा है, कोई रहेगा नहीं, किसान सब घर जा रहे वापस। एक तरह से नेशनल मीडिया पे फैला दिया गया कि नहीं, अब गाजीपुर मतलब खाली हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन आने पर पता चलता है कि खाली नहीं हो रहा, एक अलग तरह की रणनीति बनाई जा रही है। उस बीच हमसे मिले मोहित वर्मा, जो कि सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। आप वीडियो स्क्रॉल कीजिएगा फेसबुक पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे तो ज़रूर दिख जाएंगे आपको। मैं आज उनसे सीधे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आखिर उनका क्या पॉइंट है, क्या सरकार से मांग रखते हैं और इनकी क्या भूमिका है किसान आंदोलन को लेकर। क्योंकि एक किसान आता है तो पता चलता है कि किसान है, खेती करता है, उसको नुकसान हुआ, लेकिन नए शायद किसान हो नए क्या है, खुद बताएंगे और किस मोटिव से यहाँ पे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब कितने दिनों से हैं सर आप? देखिए, जब से किसान का आंदोलन शुरू हुआ है और जब से तीनों कृषि काले कानून लागू हुए हैं, उससे पहले से हम लोग किसानों के साथ हैं। जिस दिन कृषि काले कानून लागू हुए उसी दिन हमने उसके विरोध में दिल्ली राजघाट महात्मा गांधी की समाधि से बिहार मोतिहारी, जहां पर 102 साल पहले महात्मा गांधी जी ने ठेका प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया, हमने पैदल मार्च निकाला, पदयात्रा करी। पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी सर, अपना परिचय दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या सरकार बिल लाई है, इसमें गलत क्या है, सरकार क्या समझा रही है और किसान क्या समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह से। देखिए, मेरा नाम मोहित शर्मा है। अगर आप इस बिल को देखना चाहते हैं तो आप 1950 से लेकर 1960 का अमेरिका और यूरोप के कृषि कानून एक्ट को पढ़ सकते हैं। 1950 से लेकर 1960 के बीच में अमेरिका और यूरोप के देश में इस काले कानून को लागू किया गया। तकरीबन 70 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर है। वहाँ का किसान पूर्ण रूप से सरकार की सब्सिडी के ऊपर डिपेंड है और वहाँ के सुसाइड रेट में भी इजाफा हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री के अंदर जब वहाँ के किसान का हाल इतना बुरा हो सकता है, तो भारत जो कि अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है, उसके अंदर जब ये तीनों कृषि काले कानून लागू होंगे तो यहाँ के किसान की क्या हालत होगी सभी समझ सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार एमएसपी की बात करती है। एमएसपी चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है, संसद में बोला जाता है नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं जा रहा। ठीक है, हम भी कह रहे हैं नहीं जा रहा, तो आप ये बताइए ना, आप इस कानून में क्यों नहीं ऐड कर देते कि सभी किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिलेगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि सभी फसलों पर और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। तो सरकार इसको लिखित में दे, आपत्ति क्या है। फिर इससे दो प्रकार की मंडियां उत्पन्न हो चुकी हैं। एक वो प्राइवेट मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक वो सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। जब हम वन नेशन वन राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम देश में एक संविधान की बात करते हैं, एक लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो एक राष्ट्र में दो मंडियां कैसे हो सकती हैं। और 2006 के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत बिहार में मंडियों का समापन किया गया। मेरा सवाल ये था कि 3 बिल तो शायद लाई सरकार जी, उसमें तो लोग भी पढ़े लिखे बैठे होंगे, जो बिल लाया होगा या जो बिल लिखा होगा एक तरह से बताया होगा कि नहीं इसमें काला कानून कुछ नहीं है, हम उसके विकास के लिए लाए हैं, किसानों के दोगुनी करने के लिए लाए हैं। उस वक्त तो सरकार में विपक्ष में भी सरकार बैठी थी, कांग्रेस थी या जो भी थी, उस वक्त क्यों नहीं बिल हुआ? शायद लोग ये भी बोल रहे हैं कि विपक्ष अपना हथियार किसानों के कंधे पर रख के चला रही है। इसमें कितना सच्चाई है और कितना झूठ? 300 से ज़्यादा सांसद रखने वाली भारतीय जुमलेबाजी की सरकार, भारतीय जुमलेबाजी की सरकार जो 300 से ज़्यादा सांसदों का बहुमत लेके बैठी हुई है, वो किसानों को समझा नहीं पा रही। और विपक्ष में मुट्ठी भर सांसद रखने वाला विपक्ष आज किसानों को भड़का रहा है। समझ रहे हैं? एक बात मुझे बताइए, अगर विपक्ष किसानों को भड़का रहा है तो विपक्ष में कैसे बैठा है और आप सत्ता में कैसे बैठे हैं? मतलब आप बेईमानी करके सत्ता में बैठे हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और आपने कहा किसानों की आय दुगनी, किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार ने कृषि बजट में कटौती कर दी। 8.5% कृषि बजट में कटौती की गई है। देश के अंदर संवेदनशीलता की बात करने वाली सरकार ने दिव्यांग कल्याण बजट के बजट में कटौती कर दी। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार ने, वो आत्मनिर्भर की बात करने वाली सरकार जो गृह मंत्री आत्मनिर्भर नहीं बोल पाते, आत्मनिर्भर की बात करने वाली सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के बजट में कटौती कर दी। सबका साथ
सबका विकास, वैसे इनकी टैगलाइन होनी चाहिए सबका साथ और सबका सत्यानाश का नारा देने वाली भारतीय जुमलेबाजी की सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग के बजट में कटौती कर दी और राष्ट्रवाद का नारा और देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाने वाली भारतीय जुमलेबाजी की सरकार ने देश के अंदर मैं फिर से किसानों पे आना देश चाहता के हूँ कि पेंशन के बजट में एमएसपी की बात तो शायद पंजाब और हरियाणा में है पहले से, लेकिन बात चली थी कि यूपी में नहीं है, शायद बिहार में नहीं हो, लेकिन एक पहले बोला गया कि नहीं। मुझे बताइए, किसान क्या खाली पंजाब और हरियाणा का है? उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है, महाराष्ट्र का किसान नहीं है, वो भी किसान है जो मछली पालन करता है, मत्स्य पालन करता है, वो भी किसान है जो मजदूरी करता है, वो भी किसान है जिसके पास छोटी सी ज़मीन है, वो भी किसान है जो गन्ना उगाता है, और वो भी किसान है जो गेहूँ उत्पादित करता है। लेकिन सवाल है कि क्या किसान किस किसान को खड़ा होकर लेकर बोलता है कि हम किसान आंदोलन को लेकर झूठ साबित कर देंगे, हम उनको सही समझाएंगे। वो अलग तरह से कैंपेन चला रहे, बीजेपी की पार्टी मुख्यालय है वो हर जगह की, वो चाहते हैं कि किसान आंदोलन गलत नहीं है, उसको सच साबित करने के लिए हर जगह कैंपेन बीजेपी मुख्यालय में हर जगह चलाया जा रहा है। बीजेपी नेता बोलते हैं कि हम किसानों को सही समझाएंगे किसान बिल है क्या, वो आज तक समझ नहीं पाए या उनका अलग तरह का हवा फैला रखा है। आप कैसी बात करते हैं? ये ठीक उसी प्रकार का प्रश्न आप समझ रहे हैं जिस प्रकार का प्रश्न मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी के बाद काला धन आएगा और प्रत्येक खाते में 15-15 लाख आएंगे। मेरे भाई एक बात मुझे बताइए, आपने कहा समझाने की बात, आप अपनी कृषि मंत्री को तो समझा नहीं पाते। वो कृषि मंत्री जब ये कृषि काले कानून आते हैं तो वो इस्तीफा दे देती हैं, उसी की जगह पे तो नया कृषि मंत्री बनता है मेरे भाई। तो आप जब अपने मंत्री और नेताओं को नहीं समझा पाए तो देश के किसान को समझाने की कहाँ से बात करते हैं? और आप कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाएंगे जिस देश के किसान को आपके नेता खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहते हैं, इन्हें टेररिस्ट कहते हैं, या ऐसे समझाएंगे कि आपके नेता कहते हैं कि ये तो मरने के लिए घर में भी मरता, घर में नहीं मरता, घर में आत्महत्या नहीं करता। 200 से ज़्यादा किसानों की मौत का जिम्मेदार निश्चित तौर पर सेंट्रल में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, जुमलेबाजी की सरकार और भाषणजीवी प्रधानमंत्री के होते हुए 200 से ज़्यादा मौतों की जिम्मेदार देश का भाषणजीवी प्रधानमंत्री, बेंचूजीवी प्रधानमंत्री है। फिर से आता हूँ, आज पहले आप लोगों ने बात किया, कम से कम 12 बार अब तक बात हो चुके हैं कि सरकार के साथ। पहले आप लोगों ने आंदोलन किया, फिर अनशन किया, शांति से बैठा, अब ट्रेन रोकने का अभियान चलाया। उसके बाद क्या लगता है कि सरकार को किस तरह की क्षति पहुंचाई? जब आपने टोल प्लाजा भी बंद किया था शायद कुछ दिनों के लिए, या अभी भी शायद पंजाब में बंद हो, लेकिन रेल रोका, आंदोलन किया, रोड जाम किया, अब अगला कदम क्या होना चाहिए सरकार, मतलब किसानों को, कि उससे सरकार को क्षति हो और सरकार सुन ले बातों को और बिल वापसी कर ले? को या किसी भी आम नागरिक को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य देश के किसान का कभी नहीं रहा। क्षति पहुंचाने का उद्देश्य ने सिर्फ अपनी बात को पहुंचाने का उद्देश्य कि किसान आज भी डटे हुए हैं। जो नेशनल मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं दिखा रही, वो किसान की ओर ध्यान केंद्रित करे, आकर्षित करे, ठीक इसी प्रकार काम करा जा रहा है। वरना देश में रेलें चली कहाँ रही हैं? रेलें तो बंद ही पड़ी हैं मेरे भाई। जो भी चल रही हूँ उसे रोकने के लिए तो किसानों ने पटरियों तक गया ना, रोकने के लिए गया, रोकने के लिए बताया कि नहीं हम किसान हैं, हम रोक रहे हैं, हमें बिल का विरोध कर रहे हैं, इस तरह से। लेकिन सरकार शायद, आपने देखा राकेश टिकैत जी कल इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुके हैं कि हम रेल रोकने के दौरान लोगों को खाना खिलाएंगे, उन्हें भोजन कराएंगे। तो किसी को क्षति पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना देश के किसान का उद्देश्य नहीं है। देश के किसान की लड़ाई इस देश की आम जनता से नहीं, इन तीनों कृषि काले कानून से है। और आप पत्रकारिता करते हैं तो एक चीज़ भी आपको दिखाऊं, एक बार अपने कैमरामैन से कहिए कि ये वो रोड है जिस पे देश का किसान बैठा है, दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए। ठीक है, आपने देखा कि ये वो रोड है जिस पे देश का किसान बैठा है, उसके कैंप लगे हैं। अब आप इस कैमरे को टर्न कीजिए, टर्न कीजिए और वापस मेरी ओर लेके आइए। अब आपको दिखाना चाहूंगा कि एक और ये वो रोड है, आइए नीचे। एक और ये वो रोड है ना, तो जिस पे आपको दूर दूर तक देश का किसान नजर आएगा, ना उसका कैंप, ना कोई तंबू, ना उसका कोई कारवा नजर आएगा। तो सरकार ने क्यों इस रोड को बंद करा है, उस वाले रोड को बंद करा है? वो इसलिए करा है ताकि आम जनता को परेशानी हो, स्थानीय लोगों को परेशानी हो और किसान के ऊपर दोष आए और किसान और जनता के बीच में आपसी रंजिश बढ़े। जबकि तमाम स्थानीय लोगों को भी बताना चाहता हूँ, और इधर से रिपोर्टिंग करिए ताकि पूरा देश देखे कि ये रोड पूरा खाली है। अगर रात में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो एम्बुलेंस नहीं जा सकती, क्योंकि अगर बैरिकेड हो तो हाथ से हटाए जा सकते हैं, लेकिन ये
पत्थर की जो दीवारें हैं इनको हटाना बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ तोड़ी जा सकती हैं। तो आज इन पत्थरों की दीवारों से भी बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है, लोगों के बीच में जो दीवारें उत्पन्न हो गई हैं उनको भी तोड़ना ज़रूरी है। तो किसान ने स्थानीय लोगों को परेशान नहीं कर रखा, स्थानीय लोगों को परेशान करने वाली इस देश की सरकार है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, और ये निश्चित तौर पर गलत कर रही है। जय जी। मेरा एक और सवाल रहेगा कि अब तक 12 बार बात हो चुकी है, मतलब 12 बार से ज़्यादा सरकार बिल्कुल मनसा साफ कर चुकी है, हम ना मानेंगे, बिल वापसी करेंगे, चाहे आप जो कर लो, धरना प्रदर्शन करो या ट्रेन रोक लो या कुछ भी करो। तो शायद किसानों को इस बात को सोचना चाहिए कि नहीं, बिल में इतनी खामियां शायद ना हो जितना हम बना रखे हैं या जानते हो, शायद कोई बीच का रास्ता आपके हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सोचते हो ऐसा कि नहीं, संशोधन करके एमएसपी बताइए, सरकार ने हमें चुना है या हमने सरकार को चुना है? एक मिनट, हमने चुना है ना। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर एक बिल देश में वापसी हो जाएगा तो क्या ये जो सूरज निकल रहा है ये निकलना बंद हो जाएगा? आसमान से बारिश होनी बंद हो जाएगी? देश में भुखमरी छा जाएगी? या देश के अंदर नदियों का पानी सूख जाएगा, तालाब सूख जाएंगी, झीलें सूख जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो सरकार को जब दिख रहा है कि 200 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, तो बिल वापसी क्यों नहीं कर रही है? आखिर इतनी क्रूरता, इतनी हिटलरशाही, इतनी तानाशाही अपने ही देश के लोगों के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए आखिर क्यों? और कब तक हम ऐसी नफरती दीवारों को एक दूसरे के बीच में खड़ा करते रहेंगे? और कब तक आप और हम अपने ही देश में आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर? आखिर कब हम देश के अंदर एकता का नारा देंगे? कब हम देश के अंदर कहेंगे कि आई प्राउड टू बी, आई एम इंडियन? एक अमेरिका का पीपल कहता है आई एम अमेरिकन, एक जापान का कहता है आई एम जैपनीज़, लेकिन हम कहते हैं मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, तू सिख तो मैं ईसाई, तू शूद्र तो मैं वैश्य, तू वैश्य तो मैं चमार, तू मैं भंगी। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हम एक ईश्वर की संतान हैं, एक परमात्मा की बनाई हुई संतान है, और परमात्मा ने सभी को 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, बोलने के लिए एक मुँह दिया है। तो इस वाणी का प्रयोग वहाँ करें जहाँ लोग जुड़ें, इस वाणी का प्रयोग वहाँ करें जहाँ पर लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए, लोग जुड़ने की बात करें, एकता की बात करें, ना कि तोड़ने की बात करें। और देश के अंदर जो तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, इन तमाम बातों के चलते कहीं दफन हो गई हैं वो रोज़गार की बातें, तो उनको भी उजागर करना आप जैसे और मेरे जैसे नौजवान युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की बात तो देश में जब होगी जब देश के अंदर इतने बड़े बड़े जनव्यापी आंदोलन चल रहे हैं। आज तो लोगों को रोटी की समस्या हो गई है जनाब, तो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार की बात कहाँ से होगी? तो बहुत सारे विषय हैं हालांकि, लेकिन एक दिन इन विषयों पर एक बड़े लंबे दौर की वार्ता करके हम और आप चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देश के किसान के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द कोई हल निकाले और किसानों को वापस खेत की ओर भेजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे। एक बार आप बोलो किसान, मतलब सरकार हल निकाले, सरकार ने बिल लाया, हल निकाले, किसान अपने तरफ से भी हल निकालने की कोशिश में लगे हैं आंदोलन को लेकर, लेकिन सरकार अब बोल रही बात करने भी नहीं जाएंगे किसान। जब तक वो कॉल वाला बात हुआ कि 1 कॉल की दूरी है, सरकार बुला रही है बात करने के लिए, किसान जा नहीं रहे हैं, बात फंसा कहाँ है? एक बात मुझे बताइए भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि कल मेरे घर में शादी है, तो क्या आप पूरे भारत के सारे टेंट छान मारेंगे? जब तक एड्रेस नहीं बताऊंगा तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो 1 कॉल की दूरी है लेकिन नंबर नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस प्रकार की बातें सरकार को शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री किसी टेंट या किसी झुग्गी में नहीं रहता कि झुग्गी उठाई, टेंट उठाया और घुस गए अंदर और कर ली वार्ता। पीएमओ कार्यालय में रहते हैं, मिलने का समय दीजिए। आपके पाँव में कोई मेहंदी नहीं लग रही है, मुंह में रसगुल्ला नहीं है कि आप यहाँ आकर वार्ता नहीं कर सकते। आप बंगाल तक चुनावी यात्रा कर सकते हैं, आप बिहार तक जा सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर यहाँ कर भी वार्ता कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आपने देखा मोहित वर्मा से बातचीत किसानों को लेकर और सरकार को लेकर, बताया कि कहाँ बात फंसी है, किस तरह से वार्ता होनी चाहिए और आगे बढ़ती रहेगी। इन्होंने साफ कर दिया कि बिल वापसी तब तक, घर वापसी नहीं। इनका भी वही मोटो है जो किसान, बिल्कुल जो किसान खेती से उठकर यहाँ पे आए हैं। मैं बातचीत को यहीं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया।